नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको लॉ से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आज हम कंपनी विधि, कंपनी लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, एलएलबी थर्ड ईयर और बीएलएलबी फिफ्थ ईयर के लिए। ठीक है, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। टॉप 90 प्लस क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे आपके सामने आज। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं वही आपके लिए यूज करूँगा। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लैंड लॉ, ह्यूमन राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और क्रिमिनोलॉजी, इन सब के वीडियो अपलोड हो चुके हैं। तो आपको किसी का भी वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। तो हम बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपनी विधि 2013 में कुल 29 अध्याय या 29 आएगा, 29 अध्याय और 470 धाराएं समावित हैं। कितनी धारा हैं? 470। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी विधि 2013 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंपनियों से संबंधित विधि को पूर्णतः संशोधित तथा समेकन करना, वर्तमान विश्व बाजार में उद्यमियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना, कंपनी कानून को यथासंभव पारदर्शी बनाना, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। दोस्तों, ये जो भी एग्ज़ाम है ये एलएलबी थर्ड ईयर और बीएलएलबी फिफ्थ ईयर के लिए है। आगरा यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, वैसे आप कोई भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में केवल एकमात्र सदस्य भी हो सकता है? तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए सत्य है। अधिनियम के अंतर्गत विहित किए गए समान वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होगी? तो वित्तीय वर्ष की अवधि क्या होती है इसमें? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक को समाप्त। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अगला क्वेश्चन है, कंपनी विधि अधिनियम 2013 के तहत प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ये इंपॉर्टेंट बात है। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों ये 200 होगी। प्राइवेट कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या 200 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अधिनियम 2013 के अधीन कंपनी के सीमा नियम के उद्देश्य खंड में किस बात को उल्लिखित करना आवश्यक है? तो ये मुख्य उद्देश्य को उल्लिखित करना बहुत ही बेहद आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कंपनी द्वारा किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इकट्ठा की गई पूंजी में से शेष पूंजी को किसी अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका आंसर विशेष प्रस्ताव द्वारा सम्मति मिलने पर, हाँ, तो किया जा सकता है इस्तेमाल, लेकिन विशेष प्रस्ताव द्वारा सम्मति मिलने पर। ठीक है, आगे देखते हैं। अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्थापनापन विवरण पंजिका की आवश्यकता पूर्णतया समाप्त कर उस स्थान पर क्या अपेक्षित किया जाता है? तो विस्तृत विवरण पत्रिका। तो जो क्या है कि स्थानापन्न विवरण पंजिका थी, उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया है? विस्तृत विवरण पंजिका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अधिनियम 2013 के अंतर्गत सेल्फ प्रोटेक्टर्स जारी करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो ये बोर्ड ऑफ सिक्योरिटीज एजेंसी SEBI के लिए ये प्रदान की गई है। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन है हमारा, अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी विश्व निक्षेपी रसीद ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट GDR जिसे बोला जाता है जारी कर सकती है? तो ये विशेष प्रस्ताव द्वारा। कब जारी कर सकती है? विशेष प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपनी अधिनियम की धारा 149 के प्रावधान के अनुसार निदेशक मंडल में कम से कम कितनी महिलाओं को निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य होगा? तो धारा 49 के अनुसार कंपनी अधिनियम में कितनी महिलाओं को कम से कम निदेशक करना अनिवार्य होगा? तो ये कम से कम एक। ठीक है ना। निदेशक मंडल के एक निदेशक का पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष में कम से कम कितने दिन तक भारत में निवास किया जाना जरूरी है? तो कम से कम 182 दिन। निदेशक मंडल में स्वाधीन निदेशकों की कितनी संख्या अनिवार्य मानी गई है? तो ये 1/3। स्वाधीन निदेशकों की संख्या कितनी है होनी चाहिए अनिवार्यतः?
1/3। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी अधिनियम 1/3। अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनी के लिए अधिकतम निदेशकों की संख्या 12 से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? तो 12 से बढ़ाकर अब 15 कर दी गई है। कितनी कर दी गई है? 15। कोई व्यक्ति एक साथ कितनी कंपनियों का निदेशक हो सकता है? तो एक साथ कोई व्यक्ति 15 कंपनियों का निदेशक हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसी निदेशक को त्यागपत्र देना हो तो उसे कितने दिन के भीतर अपने त्यागपत्र की एक प्रतिलिपि अपनी कंपनी रजिस्ट्रार को फाइल करनी होगी? तो कितने दिन के भीतर? 30 दिन के भीतर। ठीक है, 30 दिन के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों वही आपके लिए लिए जाएंगे, बाकी के कोई भी क्वेश्चन आपको डिस्कशन नहीं किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए। ठीक है, आगे है, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक कंपनी गठित करने के लिए अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है? तो पब्लिक कंपनी गठित करने के लिए, पीछे वाला क्वेश्चन आप अभी देखिएगा, पिछले वाला क्वेश्चन था यहाँ पे प्राइवेट कंपनी गठित करने के लिए, वहाँ पर 200 संख्या दी गई थी, लेकिन पब्लिक कंपनी गठित करने के लिए अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो कोई सीमा नहीं है। क्या होगी? कोई सीमा नहीं है, कितनी भी कंपनी में हो सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कंपनी अधिनियम 2013 का विस्तार कहाँ है? 2013 का विस्तार कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत पर। कहाँ है? संपूर्ण भारत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कितनी धाराएं और अनुसूचियां हैं? तो ये आपने फर्स्ट क्वेश्चन भी देखा था। तो कंपनी अधिनियम 2013 में धारा हैं 470 और अनुसूचियां कितनी हैं? 7। और अध्याय कितने हैं? अध्याय कितने हैं? तो अध्याय कितने हैं? 29। ठीक है, अध्याय 29। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कंपनी एक विधिक व्यक्ति है, बिल्कुल सही है ये भी। कंपनी एक निगमित निकाय है, ये भी बिल्कुल सही है। कंपनी एक नागरिक है, ये भाई सत्य नहीं है, ये सही नहीं है। कंपनी एक नागरिक, कंपनी का शाश्वत उत्तराधिकार होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये तीनों पॉइंट सही है, बाकी ये क्वेश्चन ये वाला सत्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निगमित निकायों के पंजीकरण के लिए प्रथम विधायी कदम। तो प्रथम विधायी कदम क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अधिनियम। क्या है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी। सार्वजनिक कंपनी की न्यूनतम प्रदत्त पूंजी कितनी होनी चाहिए? 5 लाख होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला है, एक व्यक्ति कंपनी के बारे में कौन सा कथन सही सत्य है? ये अपनी हो गया है, यहाँ कंपनी है। ठीक है, एक व्यक्ति कंपनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो केवल एक निदेशक की आवश्यकता, एक निदेशक जो भारत में कम से कम 182 दिन रह रहा हो, अर्ध पंचांग में एक अधिवेशन अनिवार्य है। तो ये सभी है। ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी के पास कितनी प्रतिशत पूंजी होना आवश्यक है? तो 61% से कम नहीं होनी चाहिए। तो पूंजी जो है 61% से कम नहीं होनी चाहिए। कौन सा मुख्य बाद आंतरिक प्रबंधन के सिद्धांत से संबंधित है? तो कौन सा बात संबंधित है? रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकांड। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम ट्रकांड। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के आवश्यक तत्व हैं। तो कंपनी के आवश्यक तत्व कौन से हैं? कंपनी बात कर सकती है और उस पर बात किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी का स्वतंत्र निकास व्यक्तित्व है। ठीक है, शाश्वत उत्तराधिकार। ठीक है, तो क्या होगा? उपरोक्त सभी। आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परिवर्तन के मामले में केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक है? सार्वजनिक कंपनी से निजी कंपनी के मामले में भाई अगर कोई सार्वजनिक कंपनी है तो उसको परिवर्तन करना है निजी कंपनी में, तो उसमें केंद्र सरकार की अनुमति क्या है? आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या। सार्वजनिक कंपनी जो होती है उसमें न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 7 होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत नियमित निकाय के व्यक्तित्व से अंशधारियों के व्यक्तित्व को पृथक करता है? तो कौन सा है? निगमन की पर्दा उठाने का सिद्धांत। कौन सा है? निगमन के पर्दा उठाने का सिद्धांत। ये भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सिद्धांत है ये? निगमित निकाय के व्यक्तित्व से
अंशधारियों के व्यक्तित्व को पृथक करता है। निगमन के पर्दा उठाने का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रदत्त पूंजी वह कुल धनराशि है जिसे कंपनी प्राप्त करती है अंशधारियों से। कंपनी कहाँ से प्राप्त करती है? अंशधारियों से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, CSR का अर्थ है, CSR का क्या अर्थ है? निगमन सार्वजनिक उत्तरदायित्व। क्या है? निगमन सार्वजनिक उत्तरदायित्व। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष की योग्यता। वह व्यक्ति जो किसी उच्च न्यायालय का 5 वर्ष से न्यायाधीश है या रह चुका है, यही उसकी योग्यता है। ठीक है, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के अध्यक्ष की योग्यता है। अगला है, अपीलीय अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्णित है। अपीलीय अधिकरण में सदस्यों की अधिकतम संख्या वर्णित है, तो कितनी है? 11। कितनी होगी? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अपीलीय अधिकरण के सभापति की नियुक्ति होगी तो कैसे होगी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से। कैसे होगी? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से। अगला है, अपीलीय अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जा सकेगी तो 60 दिन के भीतर। कितने दिन के भीतर? 60 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कंपनी में अधिकतम कितने निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं? तो अधिकतम 15 निदेशक नियुक्त किए जा सकते हैं। कंपनी का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंपनी का मस्तिष्क जो है प्रवर्तक को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, 100% आएगा। कंपनी का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो प्रवर्तक को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम निदेशकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन देखा था तो उसमें न्यूनतम निदेशकों की संख्या कितनी थी? वो अधिकतम संख्या कितनी थी? 7। पिछले क्वेश्चन था सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम वो सदस्यों की संख्या थी, ठीक है, तो वहाँ कितनी थी? 7 थी। यहाँ क्या है? न्यूनतम निदेशकों की संख्या, तो कितनी है? 3। ठीक है, इस चीज़ को नोटिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंपनियों में निदेशक का पद धारण नहीं कर सकता, तो कितनी कंपनियों से ज़्यादा? 15 कंपनियों से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, खालिया में से उद्देश्य समाविष्ट होते हैं जिनकी पूर्ति के लिए कंपनी बनाई गई है, तो संगम ज्ञापक में से उद्देश्य समाविष्ट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खाली जगह में कंपनी के उपनियम समाविष्ट होते हैं, तो ये भी संगम ज्ञापक में कंपनी के उपनियम समाविष्ट होते हैं। आगे है, एजवरी रेलवे कैरेज और आयरन कंपनी बनाम रिचे एक प्रमुख बात है। ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट केस है। एजवरी रेलवेज कैरेज और आयरन कंपनी बनाम रिचे का प्रमुख बात किससे संबंधित है? ये अधिकारातीत के सिद्धांत पर आधारित है, अधिकारातीत के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? तो कंपनी का चार्टर किसे कहा जाता है? तो संगम ज्ञापक को कहा जाता है कंपनी का चार्टर। ठीक है, आगे है, एक दस्तावेज जो कंपनी के अंशों और ऋणों के लिए आवेदन आमंत्रित के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो विवरणिका कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विवरणिका। धारा 244 के अंतर्गत दमनकारी आचरण से अनुतोष प्राप्ति के मामले में कम से कम सदस्यों के आवेदन की आवश्यकता होती है, तो कितनी होती है? कम से कम सदस्य कितने होने चाहिए? 100। कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 100 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला प्रसिद्ध बात, फ्रोस बनाम हर्बोल्टल संबंधित है, किससे संबंधित है? अंशधारियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित है ये। ठीक है, अंशधारियों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी का अंत होता है? तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत कंपनी का अंत होता है? तो भाई समामेलन, विलयन, समापन, इन सभी के द्वारा कंपनी का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये आपके, अब बेहद मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखेंगे, धारा 241 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के दमनकारी आचरण के विरुद्ध आवेदन किया जा सकता है, तो आवेदन कहाँ किया जा सकता है? अपीलीय न्यायाधिकरण में। अपीलीय न्यायाधिकरण।
आगे कंपनी के समापन के क्या आधार हैं? तो यदि कंपनी ऋण अदा करने में असमर्थ है तो इसका समापन किया जा सकता है। आगे है हमारा क्वेश्चन, एक नई कंपनी बनाने के लिए दो कंपनियों के संयोजन को जाना जाता है। अगर दो कंपनियों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? विलयन। क्या कहा जाएगा? विलयन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी के समापन के मामले में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? समापन के मामले में प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो होता है वो समापक। कौन होता है? समापक। आगे है, आणविक सूचना के सिद्धांत का अपवाद है। आणविक सूचना के सिद्धांत का अपवाद क्या है? आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंधन का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की अधिकतम आयु सीमा है। सार्वजनिक कंपनी में निदेशक की अधिकतम आयु सीमा कितनी है? 72 ईयर, 72 वर्ष। आगे खाली जगह, पूंजी के आधार पर कंपनी का स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण देय है। तो नाम मात्र पूंजी के आधार पर और अधिकृत पूंजी के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस धारा में विवरणिका की परिभाषा उल्लेखित है? विवरणिका की परिभाषा किस धारा में उल्लेखित है? तो 2 क्लॉज 70। 2 क्लॉज 70। दोस्तों ये जो सेक्शन 2 में जितनी डेफिनेशंस दी गई हैं, एक बार हम उन डेफिनेशंस पर नज़र मार लेंगे जो मैंने उनके लिए अलग से बना रखा है। ठीक है, अलग से सिस्टम उनके लिए बना रखा है, तो उनके पे हम अलग से नज़र देख लेंगे। अगला है, विवरणिका का पंजीकरण किया जाता है। तो विवरणिका का पंजीकरण कहाँ किया जाता है? तो रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में कौन विवरणिका जारी नहीं कर सकता? तो कौन जारी नहीं कर सकता है? तो निजी कंपनी विवरणिका जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, निजी कंपनी विवरणिका जारी नहीं कर सकती है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने न्यूनतम वार्षिक सामान्य अधिवेशन आवश्यक हैं? तो कम से कम एक तो होना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पहले वित्तीय वर्ष के समापन से खाली महीने के भीतर कंपनी का पहला एजीएम आयोजित किया जाना चाहिए। तो कितने? 9 महीने के भीतर। 9 महीने के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अधिवेशन की मांग होने की तिथि से खाली दिनों के भीतर असाधारण सामान्य अधिवेशन आयोजित होना चाहिए। तो 45 दिनों के भीतर। कितने दिनों के भीतर? 45 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कंपनी के अधिवेशन की तारीख से पहले खाली दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है। तो 21 दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है। ठीक है, 21 दिनों की सूचना अवधि आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक कंपनी के मामले में एक अधिवेशन के लिए न्यूनतम गढ़पूर्ति है। तो एक अधिवेशन के लिए न्यूनतम गढ़पूर्ति कितनी है? तो एक न्यूनतम गढ़पूर्ति 3 है। अगला, अधिनियम के अंतर्गत कंपनी की बैठक की कार्यवाही की विवरणिका के साथ छेड़खानी के लिए दंड उल्लेखित है। तो छेड़खानी के लिए दंड कितना उल्लेखित है? 2 वर्ष का कारावास और जुर्माना से। ठीक है, 2 वर्ष का कारावास, जुर्माना से। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी के गठन का विचार का कल्पना करता है। तो एक कंपनी के गठन का विचार का कल्पना कौन करता है? प्रवर्तक। कौन करता है? प्रवर्तक। आगे, कौन एक कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता? तो अवयश, विकृतचित और दिवालिया। विकल्प आ और बा दोनों। मतलब ये भी अवयस और विकृतचित दोनों कंपनी के सदस्य नहीं हो सकता। दिवालिया भी नहीं हो सकता। वैसे आपका क्या है? आप कमेंट में मुझे बताइएगा, इस क्वेश्चन के लिए कमेंट में बताइएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, असत्य है? तो असत्य कौन सा है? सार्वजनिक कंपनी 7 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है, कम से कम 7 होनी चाहिए। निजी कंपनी 2 या अधिक व्यक्तियों से मिलकर बनती है। बिल्कुल सही है। एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम 2013 में उल्लिखित नहीं है। भाई है, उल्लिखित है, ओपीएस 1% कंपनी। तो ये गलत है। यही क्वेश्चन क्या है? असत्य है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है। तो निगमन का प्रमाण पत्र कंपनी को एक व्यक्ति के रूप में अस्तित्व में लाता है कौन? कृत्रिम व्यक्ति। कौन लाता है? कृत्रिम व्यक्ति।
आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है खाली जगह द्वारा पहचान संख्या आवंटित की जाती है, तो किसके द्वारा? तो रजिस्ट्रार के द्वारा पहचान संख्या आवंटित की जाती है। ठीक है। कौन एक कंपनी का निदेशक हो सकता है? तो कौन हो सकता है एक कंपनी का निदेशक? एक व्यक्ति हो सकता है भाई, एक फर्म, एक निगम नहीं हो सकते। एक सामाजिक कंपनी के लिए न्यूनतम रुपयों की प्रदत्त पूंजी रखना आवश्यक है। सामाजिक कंपनी के कितनी? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख न्यूनतम पूंजी रखना आवश्यक है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी के स्वैच्छिक समापन के मामले में समापक को कौन नियुक्त करता है? तो समापक को कौन नियुक्त करता है? अंशधारी। कौन नियुक्त करता है? अंशधारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक कंपनी जिसके सभी सदस्य विदेशी हैं परंतु भारत में निगमित हुई है, क्या कहलाएगी? तो वो क्या कहलाएगी? भारतीय कंपनी। जिसमें सभी सदस्य विदेश के हों लेकिन निगमित कहाँ कर रही है? तो भारत में कर रही है, तो भारतीय कंपनी कहलाएगी। कंपनी के पंजीकृत होने के कितने दिनों की अवधि के भीतर कंपनी को विवरणिका जारी करनी होती है? तो 90 दिनों के भीतर कंपनी को विवरणिका जारी करनी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या निश्चित है। सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो 15। सार्वजनिक कंपनी में निदेशकों अधिकतम संख्या 15। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एसोसिएट कंपनी वह कंपनी है जिसमें दूसरी कंपनियों से कम प्रतिशत वोटिंग शेयर की होती है। तो कम से कम कितनी प्रतिशत वोटिंग? 20% वोटिंग अंश शेयर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कंपनी के नाम में परिवर्तन करने के लिए किसका लिखित अनुमोदक आवश्यक है? तो किसका भाई? केंद्र सरकार का। ये आपको क्वेश्चन पहले भी था आया है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार का लिखित अनुमोदक आवश्यक है। ठीक है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस, ये भी पहले भी क्वेश्चन पे इस पर चर्चा कर चुके हैं हम। सेल्फ प्रोस्पेक्टस तक वैध रहता है, कितने दिन तक वैध रहता है? 1 साल तक वैध रहता है भाई, 1 साल तक। एक अधिकारक पर समापक खाली जगह द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निगमन के समय जो दस्तावेज रजिस्ट्रार के पास नहीं भरा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे विवरणिका कहते हैं। ठीक है। कंपनी की बैठक की विवरणिका 11 दिनों के भीतर तैयार हो जानी चाहिए। बैठक की विवरणिका जो है 11 दिनों के भीतर तैयार हो जानी चाहिए। अगर अपने मीटिंग बुलाने के लिए कौन प्राधिकृत है? तो मीटिंग बुलाने के लिए निदेशक मंडल और अधिकृत दोनों प्राधिकृत हैं। कंपनी के नाम में परिवर्तन हो सकता है विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की मंजूरी के द्वारा। विशेष प्रस्ताव और केंद्र सरकार की मंजूरी के द्वारा। दोस्तों, जो भी चैनल पे आप नए आए हैं, जो भी LLB के 3rd ईयर के स्टूडेंट, तो एक बार थम्स अप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा थम्स अप। और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ लॉ से रिलेटेड आपको हर प्रकार की जानकारी मिलती है। आपको ये बाकी के और भी सब्जेक्ट की जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। थोड़ा मुझे भी टाइम कम मिल पाता है, इसलिए ये देखते हैं आगे क्वेश्चन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को कुल निदेशकों में से स्वतंत्र निदेशक रखना आवश्यक है, तो 1/3 निदेशक रखना आवश्यक है। एक कंपनी के पहले निदेशक को रजिस्ट्रार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है। ऑडिटर के पद के लिए योग्यता क्या है? जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ऑडिटर के लिए क्या है पद की योग्यता? चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। ठीक है। आगे क्वेश्चन है हमारे पास, सरकारी कंपनी के मामले में लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा। तो लेखा परीक्षक कौन नियुक्त किया जाएगा? भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कंपनी द्वारा जारी किए गए ऋण प्रमाण पत्र को ऋण पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋण पत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का फिक्शन सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो कॉर्पोरेट फिक्शन सिद्धांत किसके द्वारा पारित किया गया? तो सेविंग के द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ओके, एक व्यक्ति कितनी कंपनियों का एक साथ निदेशक हो सकता है? तो ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो एक व्यक्ति कितने साथ कंपनियों के साथ निदेशक हो सकता है? 15 कंपनियों के साथ। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किसी कंपनी के अधिकतम निदेशक हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी 1-2 बार आ चुका है आपको इसी वीडियो में। एक समनुषंगी कंपनी अपनी नियंत्रणी कंपनी के शेयर धारण नहीं कर सकती, यह प्रभाव किस धारा में निहित है? तो ये प्रभाव धारा 19 में निहित है। ठीक है।
कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी का सीमा नियम परिभाषित किया गया? तो कंपनी का सीमा नियम किस में परिभाषित किया गया? धारा 2 क्लॉज 56 में, धारा 2 क्लॉज 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निगमित सामाजिक दायित्व से संबंधित प्रावधान किस धारा में संबंधित हैं? तो धारा 135 में संबंधित हैं। ठीक है, निम्न में से किस कंपनी को अपने अंतर्नियमों की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है? तो किस कंपनी को अंतर्नियमों की रजिस्ट्री करवाना आवश्यक है? तो असीमित कंपनी को, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को, अंश सीमित प्राइवेट कंपनी को, तो उपयुक्त सभी को। ठीक है, उपयुक्त सभी को। तो आगे है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टर प्राधिकरण के गठन के से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो प्रावधान ये कहाँ दिए गए हैं? धारा 132 में, धारा 132 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कंपनी के निदेशक बोर्ड की किसी बैठक के लिए गढ़पूर्ति होगी तो क्या होगी? उसकी कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई या 2 निदेशकों से जो भी अधिक हो उनसे गढ़पूर्ति होगी। तो इसलिए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कंपनी अधिनियम 2013 के किस धारा में सूचीबद्ध कंपनी को परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में किया गया है? धारा 2 क्लॉज 52, 2 क्लॉज 52 में। ठीक है ना, धारा 2 क्लॉज 52 में कंपनी में सूचीबद्ध कंपनी को परिभाषित किया गया है। तो ये हो गए आपके मोस्ट 70+ क्वेश्चन है, 75+ क्वेश्चन है जो आपको मैंने बता दिए हैं। अब हम एक देख लेते हैं, जो भी सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दी गई है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखते हैं, बस देखते हैं जो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। कंपनी लॉ 2013, ये 30 अगस्त 2013 को लागू हुआ था संपूर्ण भारत में। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज 9 बैंकिंग कंपनी के बारे में बताता है, 2 क्लॉज 9 बैंकिंग कंपनी। 2 क्लॉज 13 लेखा पुस्तक के बारे में बताता है, 2 क्लॉज 13 लेखा पुस्तक। 2 क्लॉज 14 शाखा कार्यकाल। जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ और सिर्फ हम वही डिस्कशन कर रहे हैं, सारी कंपनियों का डिस्कशन, सारी डेफिनेशन का डिस्कशन नहीं करेंगे। 2 क्लॉज 85 लघु कंपनी। 2 क्लॉज 42 विदेशी कंपनी। 2 क्लॉज 62 एकल कंपनी। विदेशी कंपनी, एकल कंपनी आपको जल्दी से याद होना चाहिए, एक 42 में है, एक 62 में है। ठीक है, एक 42, एक 68। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, 2 क्लॉज 20 कंपनी की परिभाषा दी गई है। 2 क्लॉज 20 में कंपनी की परिभाषा दी गई है। 2 क्लॉज 29 न्यायालय की परिभाषा दी गई है। 2 क्लॉज 29 में न्यायालय की। 2 क्लॉज 34 में निदेशक को परिभाषित किया गया है। 2 क्लॉज 41 में वित्तीय वर्ष को परिभाषित किया गया है। 2 क्लॉज 45 में शासकीय कंपनी या सरकारी कंपनी को परिभाषित किया गया है। ठीक है, 2 क्लॉज 45। आगे देखते हैं हम, 2 क्लॉज 21 गारंटी द्वारा सीमित कंपनी। 21 में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी को परिभाषित किया गया है। 2 क्लॉज 22 अंशों द्वारा सीमित कंपनी। 2 क्लॉज 53 प्रबंधक को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 54 प्रबंधक निदेशक को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 55 सदस्य को परिभाषित करता है, और सदस्यता जो है 2 क्लॉज 56 सीमा नियम को परिभाषित करता है, ज्ञापक को परिभाषित। 2 क्लॉज 59 अधिकारी को परिभाषित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं 2 क्लॉज 67 पूर्ववर्ती कंपनी विधि के बारे में परिभाषित कर। 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी के बारे में परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 66 विहित को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 61 पब्लिक कंपनी को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 75 रजिस्ट्रार को परिभाषित करता है, और 2 क्लॉज 77 रिश्तेदार को या सगे संबंधी को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 70 विवरणिका को परिभाषित करता है, विवरणिका। ठीक है, 2 क्लॉज 79 अनुसूची की परिभाषा दी गई है इसमें। 2 क्लॉज 81 प्रतिभूतियों को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 84 अंश को परिभाषित करता है। 2 क्लॉज 90 अधिकरण को परिभाषित करता है, और 2 क्लॉज 72 लोक वित्तीय संस्थाएं परिभाषित करता है, लोक वित्तीय संस्थाओं की परिभाषा दी गई है। 2 क्लॉज 31 निक्षेप डिपॉजिट, ठीक है, निक्षेप की परिभाषा दी गई है। 2 क्लॉज 16 प्रभार को परिभाषित करता है, ये चार्ज की परिभाषा दी गई इसमें। 2 क्लॉज 30 ऋण पत्र,
डिवेंचर ऋण पत्र की परिभाषा। और विवरणिका आप क्वेश्चन में आ रहा होगा, विवरणिका को बार बार सुन रहे थे, तो 2 क्लॉज 70 को 70 में विवरणिका की परिभाषा दी गई है और 2 क्लॉज 52 सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा दी गई है। तो ये है आपका कंपनियों के लिए जो सेक्शन 2 में जो भी डेफिनेशंस दी गई है कंपनी विधि 2013 में, तो उनके लिए सेक्शन। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी को दूसरा एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, दूसरा वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दी जाएगा। ठीक है, थैंक यू।